रात के 12 बज रहे थे। पूरा भारत सो रहा था और उसी वक्त दिल्ली में एक कमरे में बैठकर इंदिरा गांधी ने एक कागज पर साइन किया। सुबह जब देश उठा तो जेब में रखे हर 100 रुपए की कीमत सिर्फ 63 रुपए रह गई थी। नो कोई वार्निंग, नो कोई वोट, नो कोई माफी, बस एक रात और करोड़ों भारतीयों की जिंदगी बदल गई। ये है वो सच्चाई जो आपको स्कूल में कभी नहीं पढ़ाई गई। 36%, 36.5%। जरा सोचिए, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम भारतीय अर्थशास्त्र के इतिहास के एक ऐसे खौफनाक और विवादित चैप्टर के पन्ने पलटने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक आम इंसान जिसने अपनी जिंदगी भर की मेहनत से कुछ पैसे जोड़े हों, जो रात को यह सोचकर चैन की नींद सोया हो कि भाई मेरी जमा पूंजी तो बैंक में सुरक्षित है, और फिर अगली ही सुबह महज एक सरकारी आदेश आता है और उस पूंजी की अंतर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति, मतलब उसकी जो असल खरीदने की ताकत है, वो एक झटके में 1/3 से ज्यादा कम हो जाती है। ये कोई कहानी नहीं है, ये 6 जून 1966 की वो कड़वी सच्चाई है जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया था। इस एक फैसले ने सिर्फ शेयर बाजार को ही नहीं, बल्कि सत्ता के बड़े बड़े गलियारों और करोड़ों आम घरों की रसोई तक को हिलाकर रख दिया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतना आत्मघाती कदम उठाने की नौबत आखिर आई ही कैसे? भाग 3, आजादी के बाद की चुनौती। इस पूरे रहस्य को गहराई से समझने के लिए ना हमें समय के पहिए को थोड़ा सा पीछे घुमाना होगा। चलिए चलते हैं उस दौर में जब हमारा देश नया नया आजाद हुआ था। 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो असल में वो पीछे क्या छोड़कर गए थे? एक ऐसा देश जिसका बुनियादी ढांचा पूरी तरह से चरमराया हुआ था, करोड़ों लोग गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे थे, और सबसे बड़ी बात, सरकारी खजाना लगभग खाली पड़ा था। अब इस खाली खजाने के साथ ही तत्कालीन सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सपना देखा। वो सपना था समाजवाद और औद्योगिक क्रांति का। 1950s के दशक को अगर आप देखें तो देश भर में विशाल बांध बनाए जाने लगे, बड़े बड़े स्टील प्लांट स्थापित होने लगे और तकनीकी शिक्षा के लिए बड़े संस्थानों की नींव रखी जा रही थी। लेकिन अर्थशास्त्र का एक बहुत ही सीधा और कड़वा नियम है, विकास कभी भी मुफ्त में नहीं आता। इन विशाल और मॉडर्न प्रोजेक्ट्स के लिए भारी मशीनों और आधुनिक तकनीक की सख्त जरूरत थी, और वो सब उस वक्त भारत में नहीं बनता था। तो उपाय क्या था? इन्हें विदेशों से आयात करना, यानी इंपोर्ट करना पड़ता था। सिर्फ मशीनें ही नहीं, रक्षा उपकरण, पेट्रोलियम और यहां तक कि जरूरत का अनाज भी हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा था। हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा था और एक्सपोर्ट यानी भारत से बाहर जाने वाला सामान बहुत ही कम। इसका सीधा सा नतीजा ये हुआ कि देश की विदेशी मुद्रा, खासकर डॉलर, पानी की तरह तेजी से देश के बाहर बह रही थी। और जैसे जैसे हम 1960s के दशक की शुरुआत में पहुंचे, हमारी विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति बेहद चिंताजनक होने लगी थी। इसे ऐसे समझिए, आज़ादी के साल में यानी 1947 में एक अमरीकी डॉलर की कीमत लगभग 3 रुपये 30 पैसे हुआ करती थी। आज सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन उस समय स्थिति इतनी बुरी नहीं थी। मगर लगातार बढ़ते इंपोर्ट्स और डॉलर की भारी कमी के कारण हमारा रुपया धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था। 1966 की शुरुआत तक आते आते $1 के मुकाबले रुपया गिरकर 4 रुपये 76 पैसे तक पहुंच चुका था। देखा जाए तो ये गिरावट थोड़ी धीमी थी और शायद सरकार इसे कुछ और सालों तक किसी तरह संभाल भी लेती। लेकिन अर्थशास्त्र में एक कहावत है कि जब स्थितियां खराब होनी शुरू होती हैं तो कई बार वो एक साथ बुरी तरह बिगड़ जाती हैं, और भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। सेक्शन 6, 1960 के दशक का आर्थिक तूफान। अब हम उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं जिसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में एक परफेक्ट स्टॉर्म कह सकते हैं। एक ऐसा महातूफान जहां सारी बुरी घटनाएं मानो एक ही समय पर एक साथ आ धमकती हैं। 1960 के उस मनहूस दशक में देश को 3 ऐसे गहरे जख्म मिले जिन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़कर रख दी। सबसे पहले 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर दिया। इस जंग ने हमें एक बहुत ही कठोर सच्चाई दिखाई कि अपनी सैन्य शक्ति पर खर्च करना कितना ज्यादा जरूरी है। नतीजा, हमारा रक्षा बजट रातों रात आसमान पर पहुंचाना पड़ा। जो अरबों रुपए देश के विकास में, स्कूलों और अस्पतालों में लगने चाहिए थे, वो सीधे हथियार और गोला बारूद खरीदने में चले गए। अभी देश इस पहले झटके से ठीक से संभल भी नहीं पाया था कि 1965 में पाकिस्तान के साथ एक और युद्ध छिड़ गया। विदेशी मुद्रा जो पहले से ही खत्म होने की कगार पर थी, वो इन रक्षा सौदों में पाली की तरह बहने लगी। और मानो ये सब काफी नहीं था तो प्रकृति ने भी अपना सबसे क्रूर रूप दिखा दिया। 1965 और 1966 इन दोनों सालों में देश ने एक भयंकर जानलेवा सूखे का सामना किया। खेत के खेत सूख गए, फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं। हालात इतने भयानक हो चुके थे कि पूरे देश में अनाज की भारी किल्लत पैदा हो गई।
करोड़ों भारतीयों को भुखमरी से बचाने के लिए भारत को अमेरिका की PL 480 योजना के तहत लाखों टन गेहूं मंगाना पड़ा। ये एक तरह से पूरी दुनिया के सामने हाथ फैलाने और भीख मांगने जैसी बेहद शर्मनाक और लाचारी भरी स्थिति बन चुकी थी। और इस सब का सीधा नतीजा क्या हुआ? 10% की बेगाम महंगाई। देखिए, जब सरकार के पास विकास के लिए या संकट से निपटने के लिए पैसा नहीं बचता ना, तो वो अक्सर एक बहुत ही खतरनाक शॉर्टकट चुनती है, नोट छापने की मशीनें तेज कर देना। उस वक्त भी यही हुआ, बहुत ज्यादा नए नोट छापे गए। लेकिन जब बाजार में बिना किसी वास्तविक प्रोडक्शन के बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, तो महंगाई बिल्कुल बेगाम हो जाती है। 1965 और 1966 के दौरान महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन 10% के खतरनाक स्तर को पार कर गई। आम इंसान की जिंदगी बेहाल हो चुकी थी। रोजमर्रा की खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे थे। और ठीक इसी नाजुक और खतरनाक मोड़ पर देश की सत्ता के शीर्ष पर एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। इस महासंकट के बिल्कुल बीचों बीच प्रवेश होता है हमारी नई प्रधानमंत्री का, इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री जी के अचानक और दुखद निधन के बाद सत्ता की बागडोर सीधे उनके हाथों में आ गई थी। जब ये पूरा आर्थिक प्रलय देश को निगलने के लिए मुंह बाए खड़ा था, तब उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे महज 2 महीने ही हुए थे। जरा उस दबाव को महसूस कीजिए। पूरा देश उनकी तरफ उम्मीद और हताशा भरी नजरों से देख रहा था। सरकारी खजाना बिल्कुल खाली था, सीमाओं पर सेना को संसाधन चाहिए थे और देश की जनता को खाने के लिए अनाज। उनके सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी थी जिसमें एक ऐसा फैसला लेना था जिसे करना भी बेहद मुश्किल था और ना करना भी देश के लिए पूरी तरह से विनाशकारी साबित हो सकता था। भाग 10, विदेशी दबाव और अल्टीमेटम। अब देखिए, जब अपने खुद के घर में खाने को ना हो और तिजोरी पूरी तरह खाली हो, तो इंसान को बाहर वालों से कर्ज मांगना ही पड़ता है। भारत को भी मदद के लिए विदेशी संस्थाओं का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर होना पड़ा। भारत ने विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से गुहार लगाई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय दुनिया में शीत युद्ध या कोल्ड वॉर एकदम अपने चरम पर था। अमेरिका हर हाल में चाहता था कि भारत उसके प्रभाव में रहे, लेकिन दुनिया में मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलता है ना। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन और विश्व बैंक की तरफ से भारत को जो संदेश मिला वो महज एक सुझाव नहीं था, वो एक सीधा और कड़ा अल्टीमेटम था। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि जब तक भारत अपनी मुद्रा यानी रुपए का अवमूल्यन, जिसे हम डिवैल्यूएशन कहते हैं, वो नहीं करता, उसकी कीमत नहीं घटाता, तब तक कोई भी नई आर्थिक मदद या अनाज का एक दाना भी भारत को नहीं भेजा जाएगा। अब यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति पैदा हो जाती है। इसे समझना बहुत जरूरी है कि आखिर विश्व बैंक ऐसा चाहता क्यों था। विश्व बैंक का अपना आर्थिक तर्क था। उनका कहना था कि भारत ने अपने रुपए को जबरदस्ती एक कृत्रिम स्तर पर, एक आर्टिफिशियल लेवल पर मजबूत बनाकर रखा है। अगर रुपए को ऐसे ही महंगा रखा जाएगा तो विदेशी बाजारों में भारत का बना सामान भी महंगा बिकेगा और जाहिर है कोई उसे नहीं खरीदेगा। उनका सीधा सा तर्क था कि रुपए को सस्ता कर दो, इससे विदेशियों के लिए भारतीय सामान सस्ता हो जाएगा, जिससे एक्सपोर्ट्स में भारी उछाल आएगा और देश में अपने आप डॉलर आने लगेंगे। अगर हम तकनीकी रूप से देखें किताबों के हिसाब से, तो ये अर्थशास्त्र का एक बिल्कुल सही और सटीक लॉजिक था। लेकिन इसके ठीक विपरीत जमीनी और राजनीतिक वास्तविकता कुछ और ही थी। आम जनता अर्थशास्त्र की इन भारी भरकम और जटिल किताबों को नहीं समझती। जनता के लिए रुपए की कीमत गिरने का सीधा सा मतलब है देश की इज्जत का गिरना और महंगाई का और ज्यादा बढ़ना। किसी भी राजनेता के लिए अपनी ही मुद्रा की कीमत को जानबूझकर गिराने का ऐलान करना सीधे तौर पर एक राजनीतिक आत्महत्या करने के बराबर था। ये एक ऐसा कदम था जो किसी भी सरकार को सत्ता से उखाड़ के फेंक सकता था। लेकिन खजाना खाली था और सच कहें तो कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। और फिर आई 5 जून 1966 की वो खौफनाक और ऐतिहासिक रात। दिल्ली में एक अत्यंत गोपनीय कैबिनेट बैठक बुलाई गई। उस कमरे के अंदर का तनाव ऐसा था जिसे आप शायद चाकुओं से काट सकें। भारी मन से और देश को पूरी तरह से दिवालिया होने से बचाने की अपनी आखिरी उम्मीद के साथ इस कड़वी दवाई को पीने का फैसला ले ही लिया गया। इतिहास के पन्नों में दर्ज वो हस्ताक्षर कर दिए गए जिसने अगले ही दिन देश की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। 14वां भाग, प्रभाव और परिणाम। 6 जून की सुबह जब अखबार छपकर लोगों के घरों में पहुंचे तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। आइए देखते हैं कि इस आधी रात के फैसले का असली गणित क्या था और इसका जमीन पर क्या परिणाम हुआ। 6 जून के इस फैसले का असली गणित समझना बहुत जरूरी है। ठीक एक दिन पहले तक $1 अमेरिकी खरीदने के लिए आपको ₹4.76 देने पड़ते थे।
लेकिन 6 जून की सुबह उसी $1 को खरीदने के लिए अब आपको ₹7.50 चुकाने थे। रातों रात बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी चेतावनी के रुपए के मूल्य में 36.5% की भारी और ऐतिहासिक कटौती कर दी गई थी। जरा सोचिए इसका सीधा असर क्या हुआ होगा। जो भी चीज भारत बाहर से खरीदता था वो तुरंत प्रभाव से 36% महंगी हो गई, चाहे वो अस्पतालों के लिए जीवन रक्षक दवाइयां हों, उद्योगों को चलाने के लिए भारी मशीनें हों या फिर अर्थव्यवस्था की रगों में दौड़ने वाला कच्चा तेल। सब कुछ रातों रात आम आदमी और देश की पहुंच से बहुत दूर हो गया। जो व्यापारी आयात का काम करते थे उनके लिए तो ये किसी भयानक बुरे सपने के सच होने जैसा था। और जैसा कि उम्मीद थी, इसका राजनीतिक और सामाजिक परिणाम बेहद भयंकर रहा। मीडिया और प्रेस ने इसे तुरंत देश का राष्ट्रीय अपमान करार दे दिया। अखबारों के पन्ने सरकार की तीखी आलोचनाओं से भर गए। विपक्ष ने तो संसद सिर पर उठा ही ली थी, लेकिन खुद सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एक बहुत बड़ी बगावत शुरू हो गई। पार्टी के ही दिग्गज नेता मोरारजी देसाई ने सार्वजनिक तौर पर इस फैसले को अमेरिका की गुलामी तक कह डाला। चारों तरफ से हमले हो रहे थे और उन सबके बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बिल्कुल अकेली खड़ी थीं। उन्होंने बार बार सामने आकर यही कहा कि ये एक कड़वा मगर देश के भविष्य के लिए बेहद जरूरी फैसला था। लेकिन उस वक्त गुस्से में उबल रही जनता और विपक्ष कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। इतना बड़ा राजनीतिक नुकसान सहकर, जनता का इतना भारी गुस्सा झेलकर जो ये इतना बड़ा आर्थिक जुआ खेला गया था, क्या उसने असल में काम किया? क्या हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी? इस सवाल का हमें बहुत ही निष्पक्षता से विश्लेषण करना चाहिए। सच कहूं तो इसका जवाब पूरी तरह से हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। अगर हम अल्पावधि यानी शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये फैसला एक बहुत बड़ी विफलता साबित हुआ। अमेरिका और विश्व बैंक ने जिस भारी भरकम आर्थिक मदद का वादा करके भारत से ये कदम उठवाया था, वो मदद भारत तक पूरी पहुंची ही नहीं। उस समय अमेरिका खुद वियतनाम युद्ध में बुरी तरह उलझा हुआ था और उनके अपने बजट पर बहुत भारी दबाव था, जिसके कारण राष्ट्रपति जॉनसन ने आखिरी समय पर भारत की मदद रोक दी। और इधर भारत में एक्सपोर्ट तुरंत नहीं बढ़ सके क्योंकि अचानक से इतना माल बनाने की फैक्ट्रियां ही हमारे पास नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि महंगाई और भी तेजी से बढ़ी और गरीब इंसान और भी ज्यादा गरीब हो गया। लेकिन अगर हम इस फैसले को लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म के चश्मे से देखें तो तस्वीर थोड़ी बदल जाती है। ये एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी मार्केट करेक्शन था। जिस कृत्रिम तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को जबरदस्ती चलाया जा रहा था, उसे वास्तविकता के धरातल पर लाना बहुत जरूरी हो गया था। इसी कठोर फैसले ने अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे उस दिशा में मोड़ा जहां से भारत ने अपनी खेती में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का स्वागत किया और अनाज के मामले में हमारा देश अंततः आत्मनिर्भर बन पाया। और इसी मजबूत होती आर्थिक नींव पर आगे चलकर 1971 के युद्ध में भारत ने ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की। 19वां भाग, सबसे बड़े आर्थिक सबक। 1966 का यह रुपया संकट सिर्फ इतिहास की किसी किताब का एक पन्ना भर नहीं है, बल्कि यह अपने आप में जीता जागता विश्वविद्यालय है जो हमें अर्थशास्त्र की बहुत गहरी शिक्षा देता है। इस पूरी ऐतिहासिक घटना से हमें मुख्य रूप से 3 बड़े सबक मिलते हैं। पहला सबक, कोई भी देश अपनी मुद्रा यानी अपनी करेंसी को एक लंबे समय तक जबरदस्ती ताकतवर बनाकर नहीं रख सकता। अगर देश की अंदरूनी अर्थव्यवस्था कमजोर है तो करेंसी आज नहीं तो कल गिरेगी ही गिरेगी। यह अर्थशास्त्र का एक अटल सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। दूसरा सबक, भारी आर्थिक दबाव में लिए गए फैसले हमेशा अत्यधिक जोखिम भरे होते हैं। जब शक्तिशाली देश या विदेशी संस्थाएं अपनी शर्तें थोपती हैं तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनके अपने हित कभी भी किसी और देश के हित से ऊपर नहीं हो सकते। और तीसरा, जो शायद आज के समय में सबसे जरूरी सबक है, एक एकदम सही और वैज्ञानिक रूप से सटीक आर्थिक फैसला भी अगर जनता को बिना समझाए और बिना किसी पूर्व संवाद के अचानक रातों रात लागू कर दिया जाए तो वो राजनीतिक विनाश का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तकनीकी रूप से जरूरी फैसले को लागू करने का तरीका और अपनी ही जनता को विश्वास में न लेना एक बहुत बड़ी चूक साबित हो सकती है। लेकिन इन तमाम बड़ी बड़ी आर्थिक और राजनीतिक बहसों से परे एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई है जो सबसे ज्यादा झकझोरती है। जब भी कोई अर्थव्यवस्था क्रैश होती है, जब भी मुद्रा का अवमूल्यन होता है, तो इसकी सबसे भयानक और सबसे भारी कीमत हमेशा उस आम नागरिक को ही चुकानी पड़ती है जिसके पास कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता। वो आम इंसान जो अपनी एक तय सैलरी पर जीता है, जो पाई पाई एक एक पैसा जोड़कर अपनी बैंक खाते की सीमित बचत पर निर्भर रहता है, जो अर्थशास्त्र की जटिल हेजिंग या बाजार के बड़े जोखिमों को बिल्कुल नहीं समझता,
1966 में भी बिल्कुल यही हुआ था। उन तमाम राजनीतिक और कूटनीतिक चालों के बीच अगर कोई सबसे ज्यादा पिसा तो वो इस देश का आम आदमी था, जिसकी जीवन भर की मेहनत और बचत की कीमत एक ही रात में हवा हो गई। 1966 का वो अवमूल्यन आज भी दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों के बीच एक बहुत बड़ी बहस का विषय है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे देश को पूरी तरह दिवालिया होने से बचाने वाला एक बेहद साहसिक कदम मानते हैं, तो कुछ इसे एक अनुभवहीन सरकार की सबसे बड़ी आर्थिक भूल करार देते हैं। इस पूरे विश्लेषण को गहराई से देखने के बाद ये सवाल अब हर नागरिक के सोचने का विषय है। किताबों में लिखा गया अर्थशास्त्र और ज़मीनी हकीकत में रोज़मर्रा की जद्दोजहद जीने वाले लोगों की ज़िंदगी के बीच का ये संघर्ष हमें वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।